लोगों के सवाल थे कि मंडावर का जो रोड है वो कब बनेगा और विधायक जी जो है क्या कर रहे हैं उस पर, या एक सवाल ये भी था आपका नगीने वाला जो रोड है वो लगा क्यों नहीं बनता, क्योंकि विधायक जी का आने जाने वाला रोड है वो भी नहीं बन पा रहा। तीसरा एक सवाल ये है बिजली को लेके, किरतपुर में बिजली को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आज इन्हीं सभी सवालों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ विधायक मनोज पारस जी हैं। तो जैसे ये सुनने में ही आ रहा है कि मंडावर वाला जो रोड है वो बन रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। देखिए, इसमें 100% सच्चाई है कि मंडावर से किरतपुर का रोड बन रहा है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं कि इसमें 2 डिवीज़न लगते हैं। ये जो पुल है आपका मालन नदी का, इस पुल से इधर का हिस्सा जो पड़ता है वो पहले किरतपुर की तरफ का हिस्सा पड़ता है नजेवा डिवीज़न में, जो हमारी विधानसभा में, और मालन नदी से आगे मंडावर की तरफ को वो पड़ता है बिजनौर, उसमें बिजनौर खंड में। तो इस बार जो हुआ, आपने पहले देखा होगा, कई साल से लगातार आप देख रहे होंगे कि यहाँ से किरतपुर से लेके मालन तक और जो रास्ता हमारा असगरपुर दरगोपुर को मुड़ गया, वहाँ तक रोड अच्छा था उसके मुकाबले, और उधर का रोड बहुत बेकार था। और इस बात को करीब अब नहीं है, 11 साल से लोग चल रहे थे, उस पर देख रहे थे, क्योंकि 11वां साल हमें विधायक बने हो गया। तो 11 साल से पहले से तो जैसा होगा हो गया, लेकिन 11 साल से हम भी देख रहे थे हमारा पार्ट सही था और उनके पार्ट में बिजनौर विधानसभा में पार्ट टूटा हुआ था। लेकिन अब जो हुआ, स्वीकृत जो हुआ है, वो मालन नदी से आगे का पार्ट जो बिजनौर डिवीज़न का है, वो बिजनौर डिवीज़न का पार्ट स्वीकृत हो गया, उस पर चौड़ीकरण हो रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन ये जो हमारी रोड थी, हमने अच्छी बनवाने के लिए इसको PMGSY में भेजा था इसको। तो ये हमारी रोड PMGSY से बनी थी, ये बनी है वुडगरी से लेकर के और मालन नदी पर होते हुए किरतपुर में जैसी आप एंट्री करते हैं वहाँ तक। वो हमारी जो असगरपुर, दरगोपुर और जारी है वुडगरी, वहाँ का पार्ट फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, अभी रिपेयर हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन ये पार्ट हमारा 1800 मीटर का लगभग पूरा डैमेज हो गया है। अब लोग तो ये समझेंगे कि साहब बिजनौर में उधर की तो रोड बन गई मंडावर साइड की और हमारे किरतपुर की नहीं बन रही है। ये बात आपकी सही है, क्योंकि अभी 4 महीने का वक्त PMGSY के पास रहेगी ये सड़क। 4 महीने बाद PMGSY इसे खंड को ट्रांसफ़र करेगी। PMGSY की जो शर्तें वो ये होती है कि 5 साल तक उस रोड का मेंटेनेंस भी PMGSY करती है, रोड भी वो बनाती है। इनके मुकाबले वो अच्छी रोड भी बनाती है, क्योंकि हॉट मिक्स से बनती है वो, और उस पर 1 कोट पत्थर भी के साथ बनाती है, तो वो अच्छी रोड भी बनती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी उससे खंड वालों से ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन 5 साल तक मेंटेन भी वो करते हैं, तो इसलिए हमने उसको पहले PMGSY को स्वीकृत करा दिया था। अब वो फंड तो खंड बना रहा है, लेकिन खंड भी अब उससे चौड़ीकरण कर रहा है, तो हमारी अभी सिंगल रोड रह जाएगी। लेकिन इसके लिए आज हमने एक्शन PMGSY को बुलाया था। आज हमने उनके साथ उसका दौरा भी किया। हमारे साथ और भी हमारी पार्टी के लोग, नगर अध्यक्ष शबन भाई वगैरह, रफ़ीक कुरैशी साहब, साइम भाई वगैरह, हम लोग सब साथ में थे। हमने उनको दिखाया और उनसे कहा कि जब तक आप 4 महीने के बाद इसे खंड को स्वीकृत में भेजोगे, तो उसके बाद इसका एस्टिमेट बनेगा, फिर वो लखनऊ स्वीकृति में जाएगा, तब ये चौड़ी होगी। तो इन 6 महीने में 7 महीने लग जाएंगे, तो उस बीच में तो लोग ये कहेंगे जी विधायक जी नकारा, उधर वाले विधायक अच्छे हैं और ये मनोज पारस नकारा जो इनके क्षेत्र की खराब है। तो हमें अभी 4 महीने का वक्त इसमें बचा है, तो आप इसे रिपेयर करके दें, इसमें 1 कोट डालें। तो आज वो देख करके गए हैं, वो ठेकेदार की सारी वो निकालेंगे कि कौन ठेकेदार है इसका, कौन नहीं है। हमें उम्मीद है कि 1 लेयर उस पर डल करके हमारी ये हॉट मिक्स से वहाँ तक बन जाएगी। अब 400 जहाँ पर वो साइम राजा साहब का स्कूल है, क्या है वो, मरियम, उसके आगे का 400 मीटर का टुकड़ा जो है वो हमने CC उस पर स्वीकृत करा दिया, क्योंकि वो खंड से स्वीकृत होना था। ये PMGSY का वो खंड से है, तो वो हमने स्वीकृत करा दिया, तो वहाँ भी बन जाएगा, उस बढ़िया हो जाएगा। मंडावर जहाँ बसें खड़ी होती हैं मंडावर चौराहे तक, और वो इस इंटर कॉलेज तक, मरियम इंटर कॉलेज तक, वहाँ तक CC बन जाएगी। मरियम इंटर कॉलेज से पुल तक 1800 मीटर का जो टुकड़ा है, उससे हम हॉट मिक्स से रिपेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और जब 4 महीने बाद ये सड़क ट्रांसफ़र हो जाएगी खंड को, तब हम का इस एस्टिमेट भेजेंगे और इसे स्वीकृत करा लेंगे, और ये भी चौड़ी हो जाएगी जितनी चौड़ी की मंडावर की तरफ की हो रही है। और ये चौड़ीकरण जो होगा, ये फिर आगे जा कर के आपके सादुपुर और ये फिर नेटौर तक होगा, ये रोड आगे तक कहलाती है। अच्छा, जनता का कहना ये है कि ये चलिए ठीक है, जो बिजनौर की जो विधायक हैं उन्होंने कोशिश करी और ये बनना शुरू हुआ, मगर हमारे जो विधायक हैं उन्होंने इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे थे रोड पे? क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने ये वाली बात कही थी कि मेरे अंडर में जो है पुल तक आता है और पुल तक मैं इसे बनवा सकता हूँ, अगर ये बात करें, ये तो लगातार ये काफ़ी टाइम से ये रोड ख़राब चल रहा है
और रोड की हालत बहुत टाइम से ख़राब है, तो ये पहले से क्यों नहीं बन पाया ये? नहीं, मैंने बताया ना कि ये क्षेत्र उनका लगता है, तो ये जिम्मेदारी उनकी है ना कि उनको 11 साल में बनवानी चाहिए। हमने तो अपनी बनवा दी थी पीएमजीएसवाई से। हमारी तो हमारे पास रोड से अगर जैसे हम बात करें, अगर जहाँ बसें खड़ी होती हैं मडावर रोड की, और वहाँ पुल तक, वो भी बहुत ख़राब है। नहीं, वही की तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो इससे पहले उससे बहुत लाख दर्जे अच्छी थी, वो तो हमने बनवा दी थी, तो अब बरसात में खराब हुई है। वो तो उस पार्ट का, वो पार्ट 1800 मीटर का पार्ट तो बहुत अच्छा था, पुल तक बहुत अच्छी थी, पुल के आगे की रोड खराब थी। अच्छा, इसको लेके ये कह रहे हैं कि नगीने वाला जो रोड है, विधायक जी का रोड है, और वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो भी ठीक नहीं हो रहा। इसमें भी देखिए, ये 2015 तक पीएमजीएसवाई के द्वारा बनाया गया था। जब ये पीएमजीएसवाई का टाइम खत्म हो गया तो पीएमजीएसवाई ने इसे नजियाबाद खंड को ट्रांसफ़र कर दिया। 2012 में हम विधायक बने, मंत्री बने, 2015 में हमने स्वीकृत कराया, फिर इससे खंड से बनाया, इसमें 1 कोट पत्थर के साथ ये पूरी रोड बनी। उसके बाद लगातार रिपेयर हो रही, लेकिन उस टाइम चौड़ीकरण का कोई इस सरकार में प्रस्ताव नहीं था कि सड़कें चौड़ी कराई जाएंगी। अब सरकार चौड़ीकरण करा रही है, तो हमने कुछ चीज़ें पहले होती हैं, कुछ बाद में होती है, हमने भी चौड़ीकरण में रख दी है। हमारी भी संभवतः अक्टूबर में इस महीने में स्वीकृत हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर में इस पर काम लग जाएगा, तो ये 7 मीटर की चौड़ी रोड बनेगी नगीना तक। अच्छा, इसके अलावा जो बिजली वाला जो मामला है, किरतपुर में बहुत ज़्यादा बिजली की समस्या है। हालत यह है कि अगर हल्की सी बारिश होती है तो लाइट भाग जाती है। बिजली विभाग का कहना यह है कि जी तार जर्जर है, जहाँ से शादीपुर से लाइट आती है वहाँ से लेके वहाँ तक सप्लाई में दिक्कत आती है, तो इसको लेके अभी आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, लाइट से पहले मैं फिर अभी नगीना से किरतपुर रोड पे आऊँगा। नगीना से किरतपुर रोड इस पे आऊँगा, अभी बहुत बुरी स्थिति है, उसमें बहुत गड्ढे हो गए। अब ये हमसे भी लोग कह रहे हैं साहब उस रोड पे कोई देखता नहीं। अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि जो बरसात में रिपेयर कर दे। आप जानते हो इस बार बरसात भी बहुत बड़ी तादाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर बिजनौर में हुई है, तो अभी तो रिपेयर हो नहीं सकती थी वो, तो अभी उसे हमने रिपेयर कराने के लिए कह दिया। 2-4-5 दिन में उस पर काम लग जाएगा, अभी तो वो रिपेयर हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर में स्वीकृत होकर के उसका चौड़ीकरण होकर के 7 मीटर की बढ़िया रोड बनेगी यहाँ से नगीना तक। अच्छा, वही मैं इसी चीज़ को कह रहा था, बिजली विभाग। आप बिजली का एक मामला पूछ रहे थे कि बिजली की जो समस्या है, 2012 में जब मैं मंत्री बना तो आपको उससे पहले की याद दिलाना चाहता हूँ कि कितने घंटे, आपसे पूछना चाहता हूँ किरतपुर में कितने घंटे लाइट आती थी? बामुश्किल 6 घंटे या 5 घंटे लाइट भी नहीं आती थी। और आलम तो ये था कि 1 हफ्ता दिन में लाइट आती थी, फिर अगले हफ्ते जो है फिर रात में लाइट आती थी। तो जब हम 12 में मंत्री बने, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये थी कि हम लाइट व्यवस्था कैसे ठीक करें। उसी टाइम हमने अपने कम से बनने के 6-7 महीने बाद ही किरतपुर की और नगीना की दोनों को लाइट व्यवस्था को HV2 में करा करके, चेंज करा करके और 16-17 घंटे लाइट दिलाने का काम किया था, आपको भी याद है। लेकिन उस समय तारों की स्थिति बहुत ख़राब थी। अब लाइट तो ऊपर से 16-17 घंटे आती थी, लेकिन तार टूट जाते थे, ओवरलोड था, ट्रांसफार्मर नहीं था, कई जगह तो स्थिति ये थी कि आपको याद भी होगा कि बिजली जो बल्ब है, अब पहले LED भी कमी होती थी, 100 वाट का बल्ब होता था, तो बल्ब भी डिबिया से जलता था क्योंकि वोल्टेज ही नहीं थे। तो इसी बात को देख करके हमने उसे 16-17 में एक योजना में अपने किरतपुर को, नगीना को रखवाया था, जिसमें 65 ट्रांसफार्मर हमने किरतपुर में रखवाए और करीब 70-72 ट्रांसफार्मर नगीना में रखवाए। तो जब ट्रांसफार्मर रखे गए, कुछ जगह के तार भी बदले गए। फिर एक बिजली घर, हमारे दोनों एक ही बिजली घर था पहले, बिजली घर केवल किरतपुर, उसी बिजली घर से सप्लाई मिलती थी गांव को, उसी से मिलती थी शहर को। इस समस्या को देखते हुए एक बिजली घर हमने और बनाया, शहर का अलग कराया, गाँव का अलग कराया। नगीना में भी सेम इसी तरह कराया, शहर का अलग कराया, गाँव का अलग कराया। और एक बिजली घर नहीं, हमने अपने क्षेत्र में 5-6 बिजली घर बनवाए। बराबर में नया गाँव है, यह हमारे टाइम का हमने बनवाया। बराबर में एक ये ढाकी साधो है, उसमें हमने बनवाया। नगीना में एक बिजली घर शहर का बनवाया, देहात का अलग कराया, लेकिन एक बड़ा बिजली घर जो वहाँ पर नगीना में बनवाया। तो ये और एक इसमें क्या चितावर में एक बिजली घर बनवाया। तो ये बिजली घर बने, तब से वोल्टेज की समस्या कम हुई, ट्रांसफार्मर लग गए 65, वो और कम हो गई। अब एक नई समस्या ये आई कि एक तो फिर शहर बड़ा हो गया, कनेक्शन ज़्यादा हो गए, कनेक्शन जब ज़्यादा हो गए तो फिर ओवरलोड जैसी स्थिति हो रही है। तो ओवरलोड की स्थिति को कम करने के लिए अभी हमने 10 MV के 10-10 हज़ार किलोवाट के 2 ट्रांसफार्मर स्वीकृत कराए हैं। स्वीकृत हैं वो, सरकार पे बजट अभी कुछ कम है, लेकिन इस महीने 1.5 महीने में, मैं इस बार ये अब जाड़े आने वाले हैं, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2-3 महीने में या अगली गर्मियों से पहले वो 10 MV के ट्रांसफार्मर लग जाएंगे। जब 10 MV के ट्रांसफार्मर लग जाए तो शहर ओवरलोड से ख़त्म हो जाएगा। अभी एक नई योजना के तहत हमने अपने शहर को रखवाया कि जहाँ पर खंबे नहीं हैं, लंबे लंबे केबल्स पड़े हुए हैं, उनको उसमें लगा करके वहाँ खंबे लग जाएंगे और जहाँ जहाँ नंगे तार पड़े हैं वहाँ ABC केबल लग जाएगा। इसका काम स्वीकृत हो गया, योजना बन गई, पास हो गई, लगभग कहीं ना कहीं काम शुरू हो गया। हमारे नगीना में शुरू हो गया, देहात में भी शुरू हो गया। यहाँ पे शायद पहले देहात में कर रहे हैं, अगर मैं आज रात को यहाँ रुका तो कल अधिकारी को बुला करके पूछूंगा कि यहाँ कब काम शुरू कराना है। सामान उनका आ रहा है, बीच में वो था सावन आवन का था तो वो रास्ते भी बंद थे, तो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ। अब मेन प्रॉब्लम आती है किरतपुर की कि जब वहाँ से लाइट चलती शादीपुर से, ये लाइन भी हमने बनवाई,
सादीपुर से नई लाइन बनवाई। लाइन के तार जर्जर नहीं है। दिक्कत क्या है कि हमसे उस समय गलती होगी, जब हम सरकार में पावर में थे, मंत्री थे, तो हमें ये लाइन जो है वो रोड से हट करके बनवानी चाहिए थी। वो रोड पे बन गई। अब रोड पे बड़े बड़े पेड़ हैं, उसको हमने वन विभाग वालों को कई बार कह दिया काटने को। संभवतः जब ये रोड चौड़ा होगा तो वो कट जाएंगे। जब वो कट जाएंगे, क्योंकि पेड़ होने की वजह से जरा सी भी अगर आंधी चलती है तो कोई छोटी सी भी टहनी अगर लाइन में अटक जाती है तो वो ट्रैप हो जाती है। तो जब वो ट्रैप हो जाती है तो बिजली नहीं आती। अब 17 किलोमीटर की लाइन को चेक करना 2 मिनट का काम नहीं है, तो ये आदमी जाए चेक कर ले, तो कई बार फॉल्ट नहीं मिलता। इसमें ये वाली बात है ना कि जैसे बिजली विभाग वाले जो हैं, अगर मान लीजिए पेड़ आ रहा है और पेड़ जो है गिर गया, तो वो वन विभाग का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि हम खुद पेड़ नहीं काट सकते। क्योंकि पेड़ हम इसलिए नहीं काट सकते कि वन विभाग वाले हमसे आके लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि तुमने पेड़ कैसे काट दिया। तो इस पर भी कुछ होगा नहीं होगा। देखिए, ये बात सही है कि हर विभाग का काम अलग अलग बटा है। वन विभाग का काम पेड़ की देखरेख करना और काटना है। जब उसका समय सीमा होता है पेड़ की, जब वो पूरा हो जाता है तो उसको काटा जाता है, उसको निगम काटता है। ये उनका कहना सही है, क्योंकि दोनों अलग अलग विभाग के काम हैं। और विभाग ऐसा ना, जो विभाग का काम होता है उस पर टेक्निकल आदमी भी उसी के पास होते हैं। अब बिजली वालों का काम बिजली सप्लाई करने का तो है, लेकिन पेड़ को झाँकने की टेक्निक नहीं है, उनके पास आदमी नहीं है, तो ये वन विभाग ही करता है। कई बार हमने कराई भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाइन इतनी उससे व्यवस्थित भिड़ के बनी है खम पेड़ों से, कि वो कई बार कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाती है। और वो मजबूरी होती है, जैसी जरा सी आंधी बारिश आती है तो वाकई चली आती है। इसमें मैं भी कई बार यहाँ किरतपुर में रहता हूँ, तो हम भी बार बार फ़ोन करते रहते हैं क्या हुआ, तो कई बार फॉल्ट नहीं भी मिलता। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ये परमानेंट सदस्या हल हो जाएगी, लेकिन इसमें भी 7 महीने से 1 साल लगेगा। एक नया बिजली घर हमने स्वीकृत करा लिया है जो सुहाएड़ी में बनेगा, और जिस दिन वो बिजली घर बन जाएगा, चालू हो जाएगा, 1 साल का समय हमसे बताया बिजली विभाग वालों ने कि 1 साल लग जाएगा। 1 साल के अंदर वो बिजली घर बन जाएगा और वो चालू हो जाएगा। तो ये सादीपुर से लाइन काट करके ये लाइन फिर उससे सुहाएड़ी से जोड़ दी जाएगी, और जिस दिन जुड़ जाएगी तो 4 किलोमीटर का मात्र लाइन रह जाएगी। अगर कहीं फॉल्ट होगा तो आदमी तुरंत ढूंढ लेगा और फिर ये समस्या नहीं आएगी, इससे निजात मिलेगी। अच्छा, किरतपुर में एक नया मसला आने वाला है, जैसा जनता कह रही है। किरतपुर में मसला ये आने वाला है कि जैसे अब हाईवे बन रहा है, मेन हाईवे बनता जा रहा है, तो हाईवे बनने के बाद रोडवेज बस, जैसे मवाना का हाल हुआ, मवाना में पहले बसें अंदर से जाया करती थी, लास्ट में ये हुआ कि मेरठ से स्पेशल उन्होंने बसें लगानी पड़ी जब जनता परेशान हुई। तो इसी तरह से जैसे अब अगर आप उत्तराखंड बस की बात करें तो उत्तराखंड बस जो है बिजनौर से भी बाहर चली जाती है। किरतपुर की तो बात ही अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे बसें कम हो जाएंगी। या पहले बस स्टैंड का मामला था यहाँ पे कि बस स्टैंड यहाँ पे बनेगा, काफ़ी चर्चा इसमें बस स्टैंड को लेके रही, मगर बस स्टैंड नहीं बना। मगर अब अगर ये वाली बात आती है, अगर जैसे हाईवे बाहर से निकल रहा है तो बस अंदर आएगी कि नहीं आएगी, या बस स्टैंड कहाँ बनेगा, इसको लेके जनता में एक रोष है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछी, क्योंकि ये कल ही मैंने अधिकारी को बुलवाया था और मैंने लखनऊ में इस बार विधानसभा में यहाँ के बस स्टैंड का मुद्दा भी उठाया था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उसमें आपको शायद क्या, मेरे ख्याल से किरतपुर के किसी भी आदमी को ये पता नहीं होगा, और आपके माध्यम से सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रूट है ये बिजनौर से किरतपुर होते हुए नजीबाबाद तक प्राइवेट बसों का रूट है। ये नेशनलाइज रूट है ही नहीं, इस पर सरकारी बस चलने की अधिकृत ही नहीं है। पिछले दिनों अभी करीब 2-3 साल पहले बस यूनियन वालों ने कमिश्नर साहब के यहाँ हाई कोर्ट का स्टे दिखाया था कि साहब इस बस पे रोडवेज की बसें नहीं चल सकती। तो आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है याद हो, नहीं तो आप बस यूनियन वालों से पूछ सकते हो कि उन्होंने इस पे जब कमिश्नर साहब को इस हाई कोर्ट का स्टे दिखाया तो हाई कोर्ट के मामले में कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो उन्होंने डीएम साहब को और एआरएम बिजनौर को ये आदेश कर दिया था कि इस रूट को बंद करके आप जो है कोतवाली को बसें निकालें। तो वाया बिजनौर कोतवाली होते हुए नजीबाबाद होकर के कोटद्वार बसें गई थी। ये रूट नेशनलाइज रूट नहीं है, और जब नेशनलाइज रूट है ही नहीं, रोडवेज का रूट है ही नहीं, तो बस स्टैंड बनने का मसला ही नहीं है। तो बस स्टैंड बन ही नहीं सकता। पहले तो इस रूट को नेशनलाइज कराना है। तो इसी के लिए मैंने अभी मंत्री से पिछले बार मिला था, माननीय मंत्री से, परिवहन मंत्री से, उनसे मैंने कहा कि साहब इस रूट को नेशनलाइज करा दीजिए। जब ये नेशनलाइज रूट बन जाएगा तब तो अधिकृत हो जाएंगी बस चलने को। ये तो व्यवहारिकता के नाते चल रही हैं। या प्राइवेट बस वाले भी अब ये ई रिक्शाओं की वजह से मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ई रिक्शा वाले सवारी ले आते हैं, बस में सवारी बैठती नहीं, तो उन्होंने भी ध्यान देना कम कर दिया, बसों की संख्या भी कम हो गई है। लेकिन जब पूरी बसें इस पर चलती थी तो ये नेशनलाइज रूट नहीं था, इस पर रोडवेज नहीं चल सकती। तो प्राइवेट बसों में भी तो इशू आ रहा है। प्राइवेट बसें बने, बीच बीच में प्राइवेट बसें भी बंद करी जाती हैं। प्राइवेट बसें जो चल रही थी, बीच में एक कंडीशन ये भी आ गई थी कि बहुत सारी बसें कम हो गई थी। बसें तो कम हो तो उनका प्राइवेट, जब आदमी प्राइवेट वाला क्यों चलाता है? प्रॉफिट के लिए। जब उन्हें प्रॉफिट नहीं लगता है, स्टाफ का खर्च भी नहीं निकल रहा है, तो वो तो बंद कर देगा।
तो अभी भी तो बहुत सारी बसें बंद इसलिए हो गई। पहले जो मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं पता कि इस पर कितने परमिट हैं प्राइवेट के, लेकिन यकीनन कम हो गई है बसें, क्योंकि कल मैंने आराम साहब से कहा था, और इसीलिए रोडवेज चल रही है क्योंकि वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। तो लेकिन पहले इसे नेशनलाइज रूट कराना पड़ेगा। जब नेशनलाइज रूट ये बन जाएगा, अधिकृत हो जाएगा रोडवेज के लिए, तब कहीं बस अड्डे की बात आएगी। और बस अड्डे की बात भी जब आएगी तो टेक्निकल बात आप भी समझते हो कि किरतपुर लंबा लंबा बसा हुआ है। आप जब वहाँ से चलेंगे, जहाँ से हाईवे ऊपर चढ़ा है, वहाँ से लगभग किरतपुर बसते बसते वहाँ तक पहुँच गया, जो पेट्रोल पंप लास्ट में बना है। और इधर जो है आपके रेलवे क्रॉसिंग के आगे तक, जहाँ पे मौलाना मोहम्मद यूनिवर्सिटी बनी, यहाँ तक लगभग किरतपुर पहुँच गया। अब आप यहाँ से वहाँ तक बता दीजिए कौन सी सार्वजनिक जगह पड़ी है जहाँ पर बस स्टैंड बनाया जा सके। तो बस स्टैंड बनेगा तो अगर तो फिर वो हाईवे के उधर ही बनेगा, या तो इधर हाईवे को टच करेगा, ये उधर हाईवे को टच करेगा। और वो भी बनना अभी बड़ी मुश्किल इस बात है कि सरकार से पैसा लेना ज़मीन खरीदने के लिए, ज़मीन के रेट आप इन दोनों हाईवे पे देख ही रहो। इतनी महंगी सरकार ज़मीन लेगी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार जो ऐसी चीज़ें बनाती है, बैठो भैया बैठो एक मिनट, सरकार जो ऐसी चीज़ें बनाती है वो बनाती है फ्री की ज़मीन में, जो ग्राम समाज की ज़मीनें हो या जनहित की ज़मीनें, उनमें बनाती है। जैसे अभी हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, जब तक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं हुआ, जब तक कि ऐसी ज़मीन नहीं मिल गई। वो मधुसूदनपुर देवीदास में वो जगह मिली 130-40 बीघे, तब वहाँ, वरना अगर वो नहीं मिलता तो शायद हो सकता ना बनता। तो ऐसी ज़मीनों की दिक्कत है। तो आप यहाँ से वहाँ तक किरतपुर में कोई जगह ही नहीं है ऐसी। तो दो बातें, एक तो पहले इसने नेशनल रूट कराना, रोडवेज का रूट बनवाना, फिर उसमें जगह तलाश करना, तब जाके कहीं बस स्टैंड बनेगा। चांस है कि बस स्टैंड बनेगा? मैंने आपको बताया ना, पहले तो जगह ढूंढना और फिर उसके पहले नेशनल रूट बनाना। जब ये नेशनलाइज रूट हो जाएगा, रोडवेज के लिए अधिकृत हो जाएगा, तब तो ये होगा कि हाँ, इस पर बस स्टैंड की ज़रूरत है। क्योंकि ये परसों ही मैंने ARM मुरादाबाद, ARM बिजनौर, ARM धामपुर को माननीय मंत्री से जब मैं मिला तो उन्होंने निर्देश दिए थे कि वहाँ जा करके देखो। तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसीलिए किरतपुर वालों को नहीं मालूम, इसीलिए प्रॉब्लम है कि आज तक, नहीं तो सब जगह बस अड्डा है, किरतपुर में ही क्यों नहीं है? तो प्रॉब्लम टेक्निकल यही है कि ये प्राइवेट रूट है, ये रोडवेज अधिकृत रोडवेज बसों के चलने के लिए रूट ही नहीं था। इसलिए आज तक यहाँ बस अड्डा कभी नहीं बना। जो इससे पहले जन विधायक रहे उन्होंने भी इसलिए नहीं बना पाए। लास्ट सवाल है, मुस्लिम इंटर कॉलेज जो है, मुस्लिम इंटर कॉलेज में जैसे बात आ रही थी कि वो स्टेडियम बनेगा, तो इस स्टेडियम के लिए अप्रूवल वाली बात आपकी तरफ से हो भी गई है, तो कब तक लग रहा है कि स्टेडियम की बात आएगी? उसमें देखिए, ये योजना है केंद्र की। हमने जब इस बात को उठाया तो हमसे वहाँ के अधिकारियों ने कहा, साहब इस योजना के तहत हम आपका स्टेडियम बना सकते हैं, आप जो है कहीं जगह दिला दी। हमने मुस्लिम इंटर कॉलेज के लोगों से बात की, उसके क्या कहते हैं आपके प्रबंधक जी से बात की, प्रिंसिपल साहब से बात की, वो इस बात पे एग्री हो गए। प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट बन करके यहाँ से लखनऊ चला गया। अब लखनऊ में एक मीटिंग होती है उसकी, जिसमें वो सारा एक बोर्ड बना हुआ है, वो बोर्ड पास करके केंद्र में भेजता है। लेकिन केंद्र ने कुछ दिन तो ये योजना चलाई, उसके बाद केंद्र ने इस योजना में पैसा ही देना बंद कर रखा अभी। तो अभी वो प्रस्ताव हमारा लखनऊ में पड़ा है। 1 साल बीत गया, हर वित्तीय वर्ष में प्रस्ताव नए जाते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में वो स्वीकृत नहीं हो पाया, मार्च में वित्तीय वर्ष बीत गया। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि फिर इसका प्रस्ताव दोबारा चला जाए तो हो सकता है इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आ जाए तो इस योजना में कुछ पैसे देते। अगर वो पैसे देगी तो स्वीकृत होगा, क्योंकि ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, कई करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट तो जो अपने पहले स्टेडियम है उन्हीं नहीं मेंटेन कर पा रही। बिजनौर का भी कुछ संस्थाएं मिल करके कुछ योगदान करके मेंटेन करती हैं, तो इसलिए, और स्टेडियम तो वो बना ही नहीं रहे। गांव में घोषणा जरूर करते हैं हम, गांव में खेल मैदान बनाएंगे, लेकिन खेल मैदान भी कैसा बन रहा है, खाली 4 दीवारी कर दी उसकी, वो तार बाउंड्री वो भी, और 1-2 बेंच डाल दी, बस खेल मैदान बन गया। तो ये, क्योंकि ये सारे काम पैसे से होते हैं और पैसा सरकार को देना होता, तो केंद्र सरकार इस योजना में भी फिलहाल कोई पैसा नहीं दे रही है, इसलिए वो प्रस्ताव पिछली बार स्वीकृत नहीं हो पाया। अब उसे दोबारा हम लोग रिकमेंड करा करके DM साहब की एक अध्यक्षता में कमेटी होती है, उसे दोबारा भिजवाएंगे। लखनऊ में हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, कोशिश करूँगा कि केंद्र को इसी उसमें चला जाए और लोकसभा से पहले वहाँ इसमें पैसा आवंटन हो जाए तो ये बनेगा। लेकिन अभी ये केंद्रीय विद्यालय हमने पहले अखिलेश जी के टाइम में मांगा था, तो केंद्रीय विद्यालय उसी टाइम हमारा प्रस्ताव गया हुआ था, वो स्वीकृत हो गया, 1 साल हो गए उसका। केंद्रीय विद्यालय का जल्दी से ही काम शुरू होने वाला है, जहाँ ये मेडिकल कॉलेज का ये बन रहा है। मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग, जो जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, क्लासरूम होगा, जहाँ नर्सेज या स्टाफ रहेगा, ये मधुसूदनपुर देवीदास में बराबर में जगह भी अलॉट हमने करा दी है, और वो जल्दी उसमें केंद्रीय विद्यालय का काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि विधायक जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें नहीं मालूम थी, खास करके किरतपुर वालों को नहीं मालूम थे। अगर किसी को मालूम है तो बताइए ज़रूर, और कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो मैं विधायक जी का शुक्रिया करूँगा। और मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।